तो जीएसटी का चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे थे, टाइम ऑफ सप्लाई। और इस चैप्टर के एंड में कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि आप टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या सिग्निफिकेंस है इसके। तो देखिए, जो जीएसटी है वो आंसर अगर हम इसकी बात करें तो जीएसटी हम जो देते हैं वो सप्लाई पर देते हैं, चाहे सप्लाई गुड्स की हो और सर्विस की हो। और जो जीएसटी दिया जाता है वो वैल्यू पर दिया जाता है, वेट के हिसाब से नहीं होता है, वैल्यू के हिसाब से। तो नेक्स्ट चैप्टर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन कैसे हो। तो जीएसटी दिया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। टाइम ऑफ सप्लाई से हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब ये हमारी टैक्स देने की लाइबिलिटी आती है। तो इससे क्या होता है, कभी कोई टैक्स में चेंजेस होते हैं, कोई आइटम पहले टैक्सेबल नहीं थी अब टैक्सेबल हो रही है, या पहले टैक्सेबल थी अब नहीं है। तो वो हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि ये लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, तो फिर हम उसको कैसे ही पता लगा पाएंगे। इसलिए ये पॉइंट इन टाइम व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस वो है टाइम ऑफ सप्लाई। However, it is important to note that though the liability to pay tax arises at the time of supply, the same has to be paid to the government by the due date prescribed with reference to the time of supply. तो आज अगर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, आज हमारी लाइबिलिटी बन गई है। जीएसटी हम कब देंगे वो डिपेंड करता है, अगले महीने की 7 तारीख को देंगे या रिटर्न होगी तब देंगे, वो बात की बात है। लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी, मतलब अब हमें पैसा देना है, ये तय हो गया। The CGST Act provides separate provision for time of supply for goods and services as per section 12 and 13. सेक्शन 12 में हम सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं और 13 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। अगेन हमारा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद लीगल प्रोविजन। तो बिल्कुल दोनों में ही लिखा हुआ है, चाहे गुड्स की बात करें या सर्विसेज की, कि भैया जो पैसा पहले मिलेगा या जो भी गुड्स वगैरह इनवॉइस, अलग अलग रूल है उस हिसाब से। लेकिन वो गुड्स के केस में बेकार हो गई थी बात, क्योंकि नोटिफिकेशन ने कह दिया था कि आप एडवांस को इग्नोर कर देंगे। और सर्विसेज के लिए लेकिन वो बात लागू होती है। इन सब के हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो क्योंकि दोनों के लिए ये बात लागू अब नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं कही जा सकती कि दोनों में ही एडवांस पे दिया जाता है। और 1000 रुपए तक का एडवांस तो वैसे भी हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। While GST is payable on advance receipt by supply of services taxable under forward, it is not payable in case of supply of goods, क्योंकि वो हमने बात करी थी कि वो एक तरीके से वो वाला प्रोविजन नोटिफिकेशन की वजह से बेकार हो गया था। सेक्शन 13 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो क्या होता है हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इशू ऑफ इनवॉइस कब है? इफ द सेम इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर अगर इनवॉइस इशू हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट जो भी जल्दी हो, है ना, और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। अगर हमने इनवॉइस 30 days के अंदर अंदर इशू नहीं किया है, सप्लायर ने अगर 30 days के अंदर अंदर इशू नहीं किया है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। तो पेमेंट दोनों ही ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब पेमेंट पहले होगी सर्विसेज में तो वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, ड्यू डेट पॉइंट ऑफ सप्लाई हो जाएगा। Thus, in case of service, if supplier receive any payment before the provision of service or before issuance of invoice, in both cases, the time of supply gets fixed at the point of time और liability तभी आ जाएगा, है ना। लेकिन टैक्स तो ड्यू डेट पर ही देना है। गुड्स के लिए भी ये बात थी पहले, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 66 प्रोवाइड ऑब्लिक 2017 उसने कहा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन excluding composition supplier should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply
as specified in 12(2)(a), that is date of issue of invoice or last date on which invoice ought to be have been issued as per the section 31. Therefore, in case of goods, tax is not payable on receipt of advance. ये बात भी क्लियर है? Question number 3. Determine the time of supply in following cases assuming that GST is payable under reverse charge. तो रिवर्स चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा था? पहले एक बार उसे एक बार ले आए कि रिवर्स चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा था. तो रिवर्स चार्ज के लिए हमने पढ़ा था द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज के लिए क्या पढ़ा था? रिवर्स चार्ज किसे कहते हैं? जो रेसिपिएंट है उसको ही टैक्स देना पड़ता है ना. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? उसकी लायबिलिटी कब जनरेट होगी? तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, ठीक है, जब उसे माल मिला. डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, उसने जब रिकॉर्ड किया बुक्स में, या जिस दिन बैंक से कटे, दोनों जल्दी हो, इन दोनों में से जो भी जल्दी हो वो पेमेंट डेट होती है. ठीक है. तो डेट ऑफ रिसीट या ये, या 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. ठीक है. तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज में हम क्या करते हैं? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जो भी जल्दी हो. अगर इफ द अबव इवेंट आर अनसर्टेनेबल, अगर हम इसकी ये चीज पता नहीं लगा सकते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. तो अगर हम किसी वजह से ये नहीं पता लगा पाएंगे तो जिस दिन इसने डेट ऑफ एंट्री है वो माना जाए. तो मेनली हमें क्या याद रखना है? अगर किसी चीज से पता नहीं चल पा रहा है तो डेट ऑफ एंट्री, नहीं तो तीन चीजें. एक रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा पेमेंट, तीसरा 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस. तो क्वेश्चन नंबर 3 में डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 1 जुलाई, एक ये डेट थी हमारी. डेट ऑफ पेमेंट अगस्त 10, दूसरी चीज थी. तीसरी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? जून 29. अब जून 29 में 31 दिन जोड़ोगे तो वो जुलाई 1 के तो बाद ही आएगा, समझ रहे हो? वो तो आप जोड़ लोगे, जून 29 में 31 दिन जोड़ लोगे तो 30 जुलाई आ जाएगा. तो जुलाई 1, अगस्त 10 और जुलाई 30, इन तीनों में सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? जुलाई 1. चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में चेंज करा है डेट ऑफ पेमेंट को. डेट ऑफ पेमेंट जल्दी कर दिया है, बाकी सब सेम है. ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 31 डे भी सेम ही रहेंगे. तो इसका मतलब ये दो चीजें सेम है, चेंज करा डेट ऑफ पेमेंट. अब जुलाई 1, जून 25 और जुलाई 30, इन तीनों में सबसे पहली डेट क्या आ रही है? तो जून 25 आ जाए. नेक्स्ट में यहां अगेन सेम, यहां अगेन सेम. पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30 एंड बैलेंस जुलाई 20. तो पहली जो पेमेंट है वो जून 30 है. तो जून 30 अगर हम पेमेंट की डेट माने तो हमारे पास तीन डेट क्या क्या आ गई? जुलाई 1, जून 30 और जुलाई 30, है ना? तो पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30 एंड बैलेंस कब दिया है? जुलाई 20. ठीक है. तो जो पार्ट पेमेंट है उसकी तो जून 30 आ जाएगी, क्योंकि तीनों में सबसे पहले जून 30 आ रहा है. तो जून 30 आ जाएगी पहली पार्ट पेमेंट. और दूसरी पार्ट पेमेंट है हमारी जुलाई 20. तो जुलाई 20, जुलाई 1 और जुलाई 30, इन तीनों में सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? जुलाई 1 आ जाएगी उस पार्ट पेमेंट के. आगे जुलाई 5 को रिसीट हुआ गुड्स, जून 1 को इशू हुआ
तो जून 1 में 31 डेज ऐड करेंगे तो 2 जुलाई आ जाएगा। तो जुलाई 5, 2 जुलाई, दो चीजें हो गई। पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन जून 28 और अकाउंट से कटे हैं जून 30, तो पेमेंट डेट 28 जून मानी जाएगी, जो भी जल्दी होता है। तो जून 28। इन तीनों में सबसे पहले क्या आ रहा है? जुलाई 5, जून 28 और जुलाई 2। तो जून 20 पहले आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 1। जून 29 में ऐड करेंगे तो जुलाई 1 के बाद ही आएगी डेट। मेरे ख्याल से जुलाई 30 आ रही थी। पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑन जून 30, लेकिन अकाउंट डेबिट हुआ जून 26, तो जून 26 मानी जाएगी। तो जून 26 सबसे पहले है, वही आ जाएगी। तो जून 26 आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज, एक भी क्वेश्चन में ये नहीं आया तो इसीलिए लास्ट पॉइंट में ये डाल दिया। अगस्त 1, अगस्त 10 और ये जुलाई 30। तो सबसे पहले क्या आएगा? जुलाई 30, तो जुलाई 30 मान लिया। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग द जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है, तो एक बार सर्विसेज का गो थ्रू कर लेते हैं। तो प्रोविजन रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, date on which the payment is recorded in the books of account of the recipient of service। तो ये अगेन ये गुड्स में भी था और यहाँ पर भी है डेट ऑफ पेमेंट, चाहे वो रिकॉर्ड हो या डेट ऑफ पेमेंट है। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया या बैंक से कटे, जो भी जल्दी होता है। ठीक है, ये दोनों बातें हो गई। और वहां पर क्या था? 31st डे फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर क्या है? 61 नंबर का डे है फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, और वहां तीन चीजें थी। एक था रिसीट ऑफ गुड्स, तो वो यहाँ पर नहीं है। रिसीट ऑफ सर्विस की बात नहीं है, यहाँ पर दो चीजें हैं पहले। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है, हम पता नहीं लगा सकते, तो हमें फिर डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा। असल में क्या है, गुड्स जो होता है ना, वो सामान आया, वो दिखाई दे रहा है। सर्विस जो है वो कंप्लीट होती है, वो चल रही होती है ना। सर्विस में टाइम होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर ये हो गया। और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट और सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो ऐसी सिचुएशन में डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ये है। इनवॉइस का वहां चक्कर नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही बिजनेस है। तो मेनली यहाँ पर है पेमेंट और 61 डेज। तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट अगस्त 10 और इनवॉइस है जून 29। 61 डेज ऐड करें तो जून में हमारे कितने दिन हो गए? एक दिन। जुलाई में हमारे कितने दिन हो गए? 31। तो ये हो गए हमारे 32 दिन। तो बचे कितने? 29, है ना। तो 29 अगस्त हमारी डेट आ गई। 29 अगस्त और 10 अगस्त, इन दोनों में से क्या जल्दी है? 10 अगस्त। चलिए नेक्स्ट है 10 अगस्त है, ये तो सेम ही है। जून 1, तो जून 1 है तो 28 दिन पहले हो गया, तो यहाँ चलो ऐड ही कर लेते हैं। जून में 30 दिन बचे और 31 दिन हमारे जून में, सॉरी 29 दिन बचे, सॉरी जून में 29 दिन बचे और 31 दिन हमारे जुलाई के। तो ये जुलाई खत्म हो गया और ये टोटल हो गए 60 दिन। हमारे 61 दिन लेने, तो 1 अगस्त आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त और 10 अगस्त दोनों में से ये रहा एक अगस्त, ये वाला नहीं। तो 1 अगस्त और 10 अगस्त दोनों में से जो जल्दी हो, क्या आता है? 1 अगस्त। पार्ट पेमेंट मेड ऑन जून 30,
तो जून 30 है और जून 29 में 61, तो जून 30 ही आएगी पार्ट पेमेंट के लिए, तो जून 30 आ जाएगी पार्ट पेमेंट के लिए। और बाकी की जो पार्ट पेमेंट है वो सितंबर 1 है, तो सितंबर 1 या जून 29 के बाद में हमने देखा था, तो हमारी जो 29 अगस्त आ रही थी, तो सितंबर 1 या 29 अगस्त क्या जल्दी आता है, 29 अगस्त। तो पार्ट पेमेंट के लिए जून 30 जो पहले मिल गई है, और जो पार्ट पेमेंट हमें सितंबर 1 मिली है उसके लिए अगस्त 29। इसमें कोई टेंशन है? आगे बढ़ते हैं। पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन जून 28, लेकिन डेबिट हुआ जून 30, तो दोनों में जल्दी क्या है, जून 28। तो जून 28 और इसमें 61 दिन तो बाद में ही बैठेंगे, तो जून 28 ही आ जाएगा। ठीक है। नाउ पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन जून 28 जून 30, लेकिन अकाउंट से डेबिट, तो जून 26 हो गई, और ये तो बाद में ही आएगा, तो जून 20। ठीक है। Kabira Industries Limited engaged the service of transporter for road transport of a consignment on 17 June and made advance payment for the transport on the same day, that is 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory, बल्कि वो 20 जुलाई को भेजा गया, और इनवॉइस जो था वो 22 जुलाई को रिसीट हुआ। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी ट्रांसपोर्टर सर्विस के केस में? तो देखो, पहली बात तो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये हमने पहले रिवर्स चार्ज और पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन गुड्स होता है वो रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्जेस ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स। तो अभी अभी हमने देखा रिवर्स चार्ज के केस में 13(3) में दो बातें, डेट ऑफ पेमेंट या 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या है, 17 जून। इनवॉइस तो बाद में ही बना और बाद में ही आएगा, तो डेट ऑफ पेमेंट पहले ही है 61 डेज से, तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6, Raju Private Limited received the order and advance payment on 5th January for carrying out an architectural design job, और उसने जो डिजाइन दिए हैं वो 23 अप्रैल को दिए हैं। By oversight, no invoice is issued at that date and it is issued month later after the expiry of prescribed period for issue of the invoice. What is the time of supply? देखिए, हमारा जो नॉर्मल टाइम होता है जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, वो क्या रहता है, डेट ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जब फॉरवर्ड चार्ज होता है तो हमें देखना होता है कि क्या इनवॉइस इशू हो गया है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। तो हम क्या देखते हैं, यस, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो भी जल्दी हो। और अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं हुआ है तो हमें क्या देखना होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुई है और डेट ऑफ पेमेंट जो भी जल्दी हो। और अगर कुछ भी हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम इस तरीके से नहीं लगा सकते, तो जो रिसीट और सर्विस रेसिपिएंट अपनी बुक्स में दिखाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि उसने टाइम के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर। तो सिंस द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, तो हमें क्या लेना, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है, 23 अप्रैल, और पेमेंट कब है, 5 जनवरी। तो दोनों में से जल्दी क्या है, 5 जनवरी। तो हम 5 जनवरी को ले लेंगे।
Investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and the transaction were not entered in the books. There was no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of 150 cartons for the purpose of payment of tax? तो देखिए सेक्शन 12 कहता है इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स कि हम अगर इनवॉइस इशू हो गया एज पर सेक्शन 31 जो कि होता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, तो वहां तक इशू हो जाना चाहिए। तो उसका प्रोविजन देख लेते हैं, उस अगर वहां तक हो जाता है तो हम डेट ऑफ इनवॉइस का ध्यान रखते हैं। तो एक बार उस पर भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो इसमें क्या था हमारा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इशू या ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अंडर 31 जो कहता है रिमूवल से पहले, ऑन और बिफोर रिमूवल हमारा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो डेट ऑफ इशू अगर हमारा है एज पर सेक्शन 31 तो, और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। लेकिन पेमेंट वाली बात ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया था, वो डेट ऑफ इशू ही रह गया था कि भैया डेट ऑफ इशू है तो वो परफेक्टली उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और अगर रेजिडुअल केसेस क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई वहां पर अगर हमने नहीं करा है तो जो पीरियोडिकली रिटर्न वगैरह है वो सारी बातचीत आती है इसके, ठीक है। तो एज पर द नोटिफिकेशन ये तो बात हो ही गई कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए जो गुड्स है टाइम ऑफ सप्लाई उसमें डेट ऑफ इनवॉइस आता है अगर वो विद इन द टाइम पीरियड इशू हो गया है तो, और टाइम जो पेमेंट है उसकी बातचीत नहीं होती है। इन दिस केस सिंस द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, इनवॉइस ही इशू नहीं हुआ है, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू। तो आपने जब इनवॉइस इशू करना था, the invoice for supply of goods in present case must be issued on before the dispatch of goods, that is on 2nd of August. Therefore the time of supply for the purpose of payment will be 2nd August. तो अगर भाई पेमेंट की बात तो है ही नहीं, या तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू कर दिया हो अगर विद इन सेक्शन 31 तो ठीक है, अगर आपने नहीं करा तो जिस दिन इशू करना चाहिए था वही हमारी डेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, an order is placed on Raman Company on 18th August for supply of consignment of customized shoes। तो एक इसे उन्होंने कस्टमाइज्ड करे हैं, बताया ये डिजाइन वगैरह और स्पेशली ऑर्डर पे माल बनवाया 18th अगस्त को। Gets the consignment ready and inform the customer and issue the invoice on 2nd of December. The customer collect the consignment on 7th of December and electronically transfer the payment on the same date, जो कि 8th ऑफ सितंबर। तो पेमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, और डिलीवरी हुई है बाद में, डिलीवरी से पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए और इनवॉइस बन गया 2nd दिसंबर को, तो परफेक्ट है 2nd दिसंबर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मील कूपन्स आर सोल्ड टू कंपनी ऑन 9th August फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। द कूपन आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज्ड अगेन परचेजेस ऑफ फूड आइटम्स। तो हमने पढ़ा था अगर इशू करते हुए हमें पता है कहाँ यूज होगा तो डेट ऑफ इशू, अगर नहीं पता तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। Employees can use in various store for purchase of various edible items on different dates throughout the 6 months. So as the coupon can be used variety of foods जो डिफरेंट रेट से टैक्सेबल होता है, तो हम पता नहीं लगा सकते इसका इस्तेमाल कहाँ होगा कब होगा, तो इसलिए जब ये रिडीम होंगे तभी इसका डेट माना जाए। A firm of advocates issue invoice for service on 17th Feb। इनवॉइस कब इशू किया, 17 फरवरी को। पेमेंट is contested by ABC Limited on the ground that on account of negligence of the firm, the company case was dismissed by the court for non-appearance, which necessitated further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd of November. तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, इन्होंने इशू करा था 17 फरवरी को इनवॉइस, लेकिन इन्होंने पेमेंट करी है 3 नवंबर को। तो हमें सप्लाई के लिए टाइम निकालना है। हमें पता ही है कि जो सप्लाई होती है इन केस ऑफ फर्म ऑफ एडवोकेट, वो लीगल सर्विसेज वो रिवर्स चार्ज के हिसाब से होती है।
तो टाइम ऑफ सर्विस क्या होता है रिवर्स चार्ज में? डेट ऑफ पेमेंट या 61st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस इशू कब हुआ है? 17 फरवरी को। तो 17 फरवरी को इशू हुआ है, तो फेब में कितने दिन रह गए हैं? 11 दिन। और फेब के बाद मार्च 31, तो कितने डेज हो गए ये? 42। हमें कितने चाहिए? 61। बाकी कितने बचे? 19। 19 तारीख अप्रैल की ये आ गई, तो 19 अप्रैल या 3 नवंबर जो भी जल्दी हो, तो क्या है 19 नवंबर आ जाएगी डेट ऑफ सप्लाई। मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. In one case, it tested a batch of devices on 4th and 5th September but could not raise invoice till 19 November because of some dispute. तो हमें बताना पेमेंट हुई है दिसंबर में, तो व्हाट इज द मेथड टू फिक्स द टाइम ऑफ सप्लाई? तो टाइम ऑफ सप्लाई अगर इनवॉइस विद इन द टाइम इशू नहीं हुआ है, जब तक सर्विस हुई है जब तक इशू हो जाना चाहिए। अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो सर्विस कब दी गई है? 5th सितंबर को, मतलब 4th और 5th को कंप्लीट हो गई ना, तो 5th सितंबर हमारी कंप्लीट हो गई और इनवॉइस हमारा इशू नहीं हुआ है, तो 5th सितंबर ही हमारी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, बीइंग अर्लियर देन द पेमेंट ऑफ डेट, तो इसे ही हम मान लेंगे। XYZ company, a firm of chartered accountant, issue invoice for service rendered to Mr. A on 7th September. तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 1st August and payment received on 28th of September. The time of supply in case of issue of invoice within 30 days from the date of supply. Section 31 कहता है सर्विस के केस में जब आपकी सर्विस हुई है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना है। तो सर्विस कब हुई है? 7 सितंबर। इसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, वो हो गया ना? नहीं, इनवॉइस इशू इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड टू मिस्टर ए ऑन, तो 7 सितंबर को इन्होंने इनवॉइस इशू किया है। सर्विस कंप्लीट हुई है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को कंप्लीट हुई है तो 30 दिन के अंदर अंदर 31 अगस्त तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इन्होंने तो इनवॉइस इशू ही नहीं करा है ना। और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस इशू हो गया है तो। इनकेस इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ पेमेंट। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? काम कब हुआ है? 1 अगस्त, या पेमेंट 28 सितंबर, जो भी जल्दी हो। तो दोनों में से जल्दी क्या है? 1 अगस्त। तो हम 1 अगस्त ले लेंगे इसमें टाइम, तो 1 अगस्त हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? द प्रोविजन ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 14th of August. तो 14 अगस्त के 30 दिन के अंदर अंदर इशू करना इनवॉइस, और इन्होंने इनवॉइस 7 सितंबर को करा है, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर है। तो फिर पेमेंट या डेट ऑफ इनवॉइस जो भी जल्दी हो, तो पेमेंट कब है? 28 सितंबर, और इनवॉइस क्या है? 7 सितंबर, जो भी जल्दी हो तो क्या आ जाएगा? 7 सितंबर। थर्ड है, मिस्टर ए ने पेमेंट करी है 3 अगस्त को, और बाकी सर्विस कंप्लीटेड, हाउ एवर प्रोविजनल सर्विस आर रिमेनिंग टू बी, काम हुआ नहीं लेकिन पेमेंट 3 अगस्त को हो गई, तो पेमेंट, या अगर इनवॉइस इशू हुआ तो इनवॉइस, नहीं तो पेमेंट जब कंप्लीट होगा, लेकिन पेमेंट हो गई है तो सर्विस के केस में पेमेंट की डेट जल्दी है तो वही आ जाएगी 3 अगस्त में। लास्ट केस है, मिस्टर ए ने पेमेंट करी है 15 सितंबर को, प्रोविजनल सर्विस अभी काम रिमेनिंग टू बी कंप्लीट, तो 15 सितंबर को, या फिर इनवॉइस इशू कब हुआ है? स्टार्टिंग में 7, दोनों में से जल्दी क्या हो? 7। ठीक है। मेसर्स प्रणव एसोसिएट्स, ए पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विस टू न्यूटन क्रेडिट्स, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी। इनवॉइस इशू किया है 7 फरवरी को, पेमेंट मिली 18 अप्रैल को। बाय न्यूटन क्रेडिट बैंक अकाउंट वाज डेबिटेड, डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। तो देखिए, एक तो प्रणव एसोसिएट है पार्टनरशिप फर्म जो रिकवरी एजेंट है,
बैंकिंग के सिचुएशन में होता है ना कि अगर कोई उधार है और पैसा नहीं दे रहा तो रिकवरी एजेंट होते, तो इन्होंने न्यूटन क्रेडिट्स को, नॉन बैंकिंग कंपनी है और रजिस्टर्ड है, उनको सर्विसेज दी है। तो टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू ए नॉन बैंकिंग इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एक नॉन बैंकिंग कंपनी को जब आप सर्विसेज देते हैं तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर होने की वजह से रिवर्स चार्ज के हिसाब से पेबल हो जाती है। तो कौन देगा? न्यूटन क्रेडिट, जो सर्विस ले रही है। सेकंड पार्ट में लिखा टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस क्या होगा। तो रिवर्स चार्ज के केस में हमारे पास क्या रहता है, एक तो 61 डेज और डेट ऑफ पेमेंट। तो यहां पर क्या है, एज पर सेक्शन 13(3) द टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। तो कब पेमेंट हुई है? पेमेंट वाज मेड ऑन 18th April by Newton Credit बैंक अकाउंट was debited on 20। तो 18 और 20 जो भी जल्दी हो तो क्या है 18, ठीक है। और इनवॉइस कब इशू हुआ है? 7 फरवरी, है ना। 7 फरवरी में 61 दिन जोड़ते हैं। फेब के कितने दिन बचे? 21। मार्च के 31, ये हो गए 52, तो 9 डेज हो चाहिए। तो 9th अप्रैल, तो 9th अप्रैल या 18th अप्रैल जो भी जल्दी हो, तो 9th अप्रैल हो जाएगी। 9th अप्रैल या 18th अप्रैल जो भी जल्दी डेट आएगी। Mr. X supplied goods for 50,000 to its customer Miss Diana on 1st January on condition that payment for the same will be made within a week. However, Miss Diana has paid the goods on 2nd Feb and thus paid interest amounting to 2,000. तो जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उसके लिए जब एक्चुअल में पेमेंट होता है वो डेट मानी जाती है, ये हमने पढ़ा था। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिगार्ड टू द एडिशन इन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इन लिeu ऑफ डिलेड पेमेंट। तो जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट होती है वही लिया जाता है। एक्चुअल पेमेंट किस दिन हुई है? 2nd Feb, तो वही डेट ली जाएगी उसकी। मंच एंड वंश ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है, इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गुड सप्लाई हुआ था 3rd अक्टूबर को, तो 3rd अक्टूबर को ही इनवॉइस बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनवॉइस लेट इशू करा है। पेमेंट है 9th अक्टूबर, तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी, अगर इनवॉइस बन गया तो इनवॉइस डेट, अगर इनवॉइस नहीं बना तो जिस दिन बनना चाहिए था, मतलब डेट ऑफ सप्लाई 3rd अक्टूबर, तो 3rd अक्टूबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे। तो आपको प्रैक्टिस खूब करनी चाहिए हर चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, तो उससे थोड़ा सा हमारा बढ़िया रहता है। आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए, इवन दो मैं बाद में रिवीजन क्लासेस ले लूंगा और कोशिश करूंगा कि 3-4 घंटे में पूरा जीएसटी कवर हो जाए रिवीजन में, बट आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना।